Hi student, welcome back. How are you today? In the last lecture we discussed about the fruits and seeds और हमने plant morphology को ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया है. Now today we are going to start plant physiology and very important chapter which is known as photosynthesis. Photosynthesis काफ़ी ज़्यादा important role रखता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और बोर्ड एग्ज़ाम में भी, और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ऑलराइट, तो सब आज स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस क्या होती है और इसकी हिस्टोरिकल गाइडलाइन के बारे में. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर फोटोसिंथेसिस. हेडिंग डाल दीजिए फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पहले समझ लेते हैं. सबसे पहले इसके बारे में बताया था एरिस्टोटल और थियोफ्रास्टस ने. एक्चुअली थियोफ्रास्टस और एरिस्टोटल ने यह समझाया था कि द प्लांट टेक देयर नरिशमेंट बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फ्रॉम द सॉइल. तो सबसे पहले एरिस्टोटल और थियोफ्रास्टस ने 320 BC में इस बात के बारे में लोगों को समझाया था कि जो भी नरिशमेंट है वो प्लांट कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं. दैट इज़ द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट अबाउट द फोटोसिंथेसिस और नर्चरिंग ऑफ प्लांट. ये था 320 BC के आसपास. तो लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट एरिस्टोटल और थियोफ्रास्टस, ये दोनों ही ग्रीक फिलोसफर थे. एंड थियोफ्रास्टस और इन्होंने ये बात बताई थी बिफोर क्राइस्ट 320 BC. एज पर दीज साइंटिस्ट और फिलोसफर, प्लांट take their nourishment from soil. जो भी उनको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी चाहिए होता है वो उनको सॉइल से मिल जाता है. नरिशमेंट में ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों ही चीज़ें उनको सॉइल से मिलती थी. ये कॉन्सेप्ट था एरिस्टोटल और थियोफ्रास्टस का. इसके बाद वॉन हेलमोंट आए और उन्होंने वाटर थ्योरी प्रपोज की. अकॉर्डिंग टू द वॉन हेलमोंट, उन्होंने सैलिक्स प्लांट पर वर्क किया और पाया कि जो वेट है प्लांट का और जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की वजह से. वॉन हेलमोंट नेक्स्ट साइंटिस्ट. वॉन हेलमोंट द ग्रोथ एंड द वेट ऑफ प्लांट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. The weight of plant increases
due to the absorption of water from the soil. क्योंकि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जब प्लांट को लगाते हैं सॉइल में तो सॉइल की अमाउंट का जो कमी है उसका जो वेट है बहुत ही स्लाइटली रिड्यूस होता है, लेकिन जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होता रहता है प्लांट के अंदर। और दैट इज़ वाई इन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो प्लांट का वेट है उसके लिए मेन कंपोनेंट क्या है, वाटर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए स्टीफन हेल्स। इन्होंने बताया कि किस तरह से ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लीफ। स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स इज द फर्स्ट। स्टीफन हेल्स वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात पर फोकस दिया कि जो प्लांट है वो अपना फूड खुद सिंथेसिस करते हैं with the help of leaf. The plant synthesize their food with the help of लीफ। ये सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने समझाया कि लीफ का इम्पॉर्टेंट रोल है प्लांट के अंदर, राइट। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जोसेफ प्रीस्टले, और उन्होंने ये बताया कि जो एयर है, जो हमारे इन्वायरमेंट में एयर पाई जाती है, इसका प्यूरिफिकेशन कौन करता है, प्लांट करते हैं। तो इनडायरेक्टली उन्होंने इस बात को समझाने की कोशिश करी कि ड्यूरिंग द photosynthesis process oxygen is liberated and carbon dioxide is absorbed by the plant leaf। तो इनडायरेक्टली उन्होंने इस बात पर बल दिया कि किस तरह से इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए प्लांट रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट जोसेफ प्रीस्टले। Priestley, T-L-E-Y. As per Joseph Priestley, the leaf or the plant, what release? They release oxygen. Plant release oxygen and it helps the purification of air तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये सजेस्ट किया कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर आती है और इस हिसाब से जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। जोसेफ प्रीस्टले के बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है एंजनहॉज। पूरा नाम है जे एंजनहॉज। HOUSZ। एंजनहॉज ने लाइट थ्योरी प्रपोज करी थी और एज पर हिज लाइट थ्योरी ही टोल्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइट। उन्होंने लाइट की क्वालिटी और उसके इम्पैक्ट के बारे में बताया, लाइट की यूटिलिटी के बारे में बताया और बताया कि द प्लांट प्यूरिफाई एयर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जो थ्योरी
प्रिस्ले साहब ने बताई थी उसको इन्होंने मॉडिफाई कर दिया और बताया कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देन ओनली प्लांट कैन प्यूरिफाई द एयर। लिख लीजिए, इन्होंने लाइट थ्योरी प्रपोज करी, लाइट थियरी, और इंडियन हॉर्ज का जो था एक्सपेरिमेंट उसके हिसाब से सनलाइट की प्रेजेंस में ही प्लांट ऑक्सीजन को लिबरेट करता है या फिर इन्वायरमेंट को प्यूरिफाई करता है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight only, the plant can purify the environment. Okay, सनलाइट की प्रेजेंस में ही प्यूरिफिकेशन पॉसिबल है। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए लवोसियर, और उन्होंने सपोर्ट किया दूसरे साइंटिस्ट को जिनका नाम है जीन सेनेबियर। जीन सेनेबियर ने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लिख लीजिए, नेक्स्ट साइंटिस्ट जीन सेबियर, जीन सेनेबियर। Jean Senebier concluded that the green plant take oxygen. Green plant take carbon dioxide and release oxygen in the presence of sunlight. ओके, तो वो साइंटिस्ट थे जीन सेनेबियर जिन्होंने सबसे पहले ये समझाया कि जो ये प्रोसेस होती है ऑक्सीजन का इनटेक रिलीज़ और कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक, ये तभी पॉसिबल है जब सनलाइट प्रेजेंट हो, राइट। सो ये सारे साइंटिस्ट धीरे धीरे फोटोसिंथेटिक प्रोसेस की तरफ ही आ रहे थे, बट ग्रेजुअली। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम है लिबबिग, और उन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें कार्बन का कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है, और ये कार्बन कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो लिख लीजिए, नेक्स्ट साइंटिस्ट लिबबिग। Liebig found that all the organic substances get carbon from the carbon dioxide. All the organic substances get carbon from carbon dioxide in the case of plant, ठीक है। नेक्स्ट, he proposed the law of effectiveness of minimal factor। इसके साथ ही इन्होंने एक लॉ भी प्रपोज किया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ मिनिमल फैक्टर, एंड ही प्रपोज्ड लॉ का नाम लिख लेते हैं, लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस। लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ मिनिमल फैक्टर।
फैक्टर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द साइंटिफिक हिस्ट्री बैकग्राउंड। कुछ और भी है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो लीबिग ने ये फाइनलाइज कर दिया कि जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं प्लांट में जो सिंथेसाइज होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें इन्वायरमेंट से ही मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है लीबिग के बाद, जिनका नाम है रॉबर्ट मेयर। रॉबर्ट मेयर रॉबर्ट मेयर ने पाया कि ग्रीन प्लांट यूटिलाइज द सोलर एनर्जी टू फॉर्म या टू कन्वर्ट इट इनटू द केमिकल एनर्जी। तो सबसे पहले रॉबर्ट मेयर ने 1845 में ये प्रपोज किया, ये थ्योरी उन्होंने रिलीज़ करी कि जो प्लांट्स हैं वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। इसमें लिखिए फाउंड that plant convert solar energy into chemical energy। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा एक्सपेरिमेंट है, काफ़ी बड़ा प्रपोजल था, क्योंकि आज हम सभी जानते हैं कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कन्वर्ट देयर फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एंड रॉबर्ट मेयर का ये सिद्धांत, ये जो प्रपोजल था काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि यहाँ पर सोलर एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट इनटू द केमिकल एनर्जी। और साइंटिस्ट है जिनका नाम है जूलियन वॉन सास। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस थियोरी को लिटरली प्रूव किया कि जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो वो केमिकल एनर्जी क्या है उसको सबसे पहले उन्होंने सिंथेसाइज किया। दैट मीन्स द फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हम स्टार्च कहते हैं, और उसको लेबोरेटरी में एक्सट्रैक्ट करके निकाला मिस्टर जूलियस वॉन सास ने। तो लिखिए नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम जूलियस वॉन सास। He was the first scientist who synthesized or who derived the visible product of photosynthesis। लिख लीजिए, mentioned the first visible product of photosynthesis nothing but starch, which is first visible product of photosynthesis। ठीक है, and the chloroplast is the site of absorption of carbon dioxide। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने ये इस बात को भी समझाया कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो साइट है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके पहले किसी को नहीं पता था कि एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करता है।
एंड ही आल्सो टोल्ड कि द क्लोरोप्लास्ट is the site of evolution of oxygen also. ठीक है, तो ये दो बात क्लियर हो गई. फर्स्ट कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका विजिबल प्रोडक्ट, फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट है स्टार्च, और दूसरा जो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट से ही ऑक्सीजन भी रिलीज होता है. नाउ दिस पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर. अभी किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लिब्रेशन का और एब्जॉर्प्शन का प्लेस कहाँ पर है, राइट. उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिसका नाम है जी स्टोक्स. जी स्टोक्स. जी स्टोक वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी को आइसोलेट किया, ठीक है, और इन्होंने इंडिकेट किया कि क्लोरोफिल जो सी है वो भी पाई जाती है. तो दैट इज़ हाउ द साइंटिस्ट स्टोक क्लियर आइसोलेट द डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है, तो इन्होंने क्लोरोफिल को ही एक्सट्रैक्ट किया, आइसोलेट किया. आइसोलेट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड क्लोरोफिल सी. क्लोरोफिल के एग्जिस्टेंस के बारे में, सी के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया, राइट. नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जिनको हम बाउजिंग हॉल्ट कहते हैं. बाउजिंग हॉल्ट वो साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि जो एसिमिलेटरी कॉफिशिएंट है, ठीक है, वो 1 पाई जाती है. यानी जितना ऑक्सीजन लिबरेट होता है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक होता है. ठीक है, लिख लीजिए बाउजिंग हॉल्ट, साइंटिस्ट का नाम है. बाउजिंग हॉल्ट, AULT. इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया एसिमिलेटरी कॉफिशिएंट एसिमिलेटरी कॉफिशिएंट के बारे में, जो कि क्या होता है, जितना हम ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, यानी ऑक्सीजन अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1. इनका रेशियो 1 ही आता है. दैट मीन्स जितना इनकमिंग है कार्बन डाइऑक्साइड का उतना ही आउटगोइंग होता है ऑक्सीजन का. तो ये रेशियो कांस्टेंट बना रहता है. और इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है एंगलमैन. एंगलमैन ने समझाया कि किस तरह से क्लोरोफिल के ऊपर एक्सन स्पेक्ट्रम यानी सनलाइट का इम्पैक्ट पड़ता है. नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिनका नाम है ब्लैक, को ब्लैकमैन कहते हैं. FF ब्लैकमैन. He mentioned the occurrence of light and dark. इन्होंने सबसे पहले समझाया कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेसेस में 2 रिएक्शंस पाए जाते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन. ठीक है, ही एक्सपेंडेड लिबनिट्ज़ लॉ ऑफ मिनिमल फैक्टर्स टू लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स. इन्होंने लिबनिट्ज़ का, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लॉ ऑफ मिनिमल फैक्टर को एक्सपेंड किया और इसको कन्वर्ट किया लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स में. तो ही इज़ द मैन हु
फर्स्टली टोल्ड अबाउट द टू टाइप ऑफ रिएक्शन। इन्होंने फोटोसिंथेसिस को दो टाइप के रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया। कौन कौन से? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में। ठीक है, दो तरीके की रिएक्शन पाई जाती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। एंड he proposed the law of limiting factor, law of limiting factor। ये भी प्रपोज किया था मिस्टर एफ ब्लैकमैन ने, राइट। उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए, लेकिन मैं कुछ साइंटिस्ट के नेम आपको बताता हूँ जिन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे कि वारबर्ग। इन्होंने सिंगल सेल्ड एल्गा के ऊपर, जो जिसका नाम क्लोरेला है, इस पर फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट किए थे। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वॉन नील। इन्होंने बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के बारे में काफ़ी अध्ययन किया। उसके बाद एमर्सन और अर्नोल्ड आए। एमर्सन और अर्नोल्ड ने रिपोर्ट किया कि लाइट रिएक्शन में दो स्टेप होते। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर एमर्सन ने अपना एक्सपेरिमेंट ना किया होता, जिसे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट इम्पैक्ट कहते, देन आफ्टर वी केम टू नो कि लाइट रिएक्शन में दो स्टेप्स पाए जाते हैं। एक स्टेप काम करता है ब्लू और दूसरा स्टेप काम करता है रेड लाइट स्पेक्ट्रम में। तो ये लिख लीजिए। नेक्स्ट साइंटिस्ट जिनका नाम है एमर्सन और अर्नोल्ड, एमर्सन एंड अर्नोल्ड। ओके, इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने समझाया कि अगर हम लाइट रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं तो यहाँ पर दो स्टेप्स आती है, जिसको हम स्टेप 1, स्टेप 2 या फोटो सिस्टम 1 या फोटो सिस्टम 2 कहते हैं। Reported first about 2 steps of light reaction, that is PS1 and PS2। ठीक है, इसके बाद रूबेन, कामेन और हैसेट, ये साइंटिस्ट आए और इन्होंने प्रपोज किया अपनी थियोरी एज पर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन कि जो भी ऑक्सीजन लिबरेट होती है वो ऑक्सीजन वाटर से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। क्योंकि एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था कि कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, वाटर में भी ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लिबरेट होती है वो एक्चुअली आती कहाँ से? तो वो आती है वाटर से, जो कि सॉइल से एब्जॉर्ब करता है प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है इमर्सन, यही इमर्सन वाले सर, इमर्सन। और इन्होंने एक नई थियोरी प्रपोज करी जिसे हम कहते हैं इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट। इमर्सन enhancement effect। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बारे में बताया, उनका नाम है कैल्विन। और कैल्विन ने पाया कि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं जो 3 कार्बन का होता है, और इस हिसाब से इन्होंने C3 साइकिल के बारे में समझाया। तो कैल्विन सर इन्होंने C3 साइकिल के बारे में बताया।
और इस C3 साइकिल के बारे में बताने पर, इसका एक्सप्लेनेशन करने की वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। नोबेल प्राइज़ अवार्ड गॉट ऑन द थ्योरी ऑफ C3 साइकिल। C3 साइक्लिक प्रोसेसेस के बारे में समझाया कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं प्लांट्स। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए हैच एंड स्लैक। हैच एंड स्लैक, इन्होंने C4 साइकिल के बारे में डिस्कवरी की और बताया कि प्लांट्स के अंदर C4 साइकिल भी पाई जाती है। तो C4 प्लांट और C3 प्लांट दोनों ही अलग अलग टाइप के होते हैं। तो दीज आर द डिस्कवरी विच इज़ डन बाय द प्रीवियस साइंटिस्ट, और इसी को हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और जो आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं उसके पीछे 400 सालों का इतिहास है। ओके।